कि एक इंसान को लाइफ कोच की ज़रूरत क्यों है? तो मुझे लगता है कि लाइफ कोच वो व्यक्ति होता है जो उनकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। मेरे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में एक ही गोल है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। उनकी लाइफ में अभी करियर का कोई गोल नहीं है, लाइफ में एक ही गोल चल रहा है कि मुझे बस उसको पाना है। उनकी आप हेल्प करते हो? अगर करते हो तो किस तरीके से? मुझे लगता है लाइफ में आपके जो एग्जिस्टेंस हैं उसके अलग अलग आयाम हैं। जब अलग अलग आयाम नहीं होते, जब एक ही आयाम को, एक ही एस्पेक्ट को हम अपनी पूरी लाइफ बना देते हैं, तो जब वो एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाता है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सुसाइडल थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। एक एज ए रिलेशनशिप पार्टनर, क्योंकि एक मैं भी रिलेशनशिप पार्टनर हूँ, तो मुझ में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो हमेशा मुझसे सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। और कभी कभी मुझे लगता है रिलेशनशिप में जो सुना है उसको भी अनसुना करना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो अनसुना है उसको सुनना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और बहुत ही पावरफुल पॉडकास्ट में। अब पावरफुल, शानदार, ये नए नए शब्द मैं लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। पावरफुल इसलिए कहने वाला हूँ क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा जिसका मुझे ऐसा लगता है कि आज हर दूसरे या तीसरे आदमी को जरूरत है। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में मौजूद हैं मिस्टर नीरज गेरा सर, जो कि एक लाइफ कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, साथ में कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव कोच भी हैं। अब आपको लाइफ कोच की जरूरत क्यों है? आपको रिलेशनशिप की कोच की जरूरत क्यों है? आपको एग्जीक्यूटिव कोच की जरूरत क्यों है? आपकी टीम में तो ऑलरेडी एचआर है, एडमिन है, सीईओ है, मैनेजर है, वो सब आपको ऑलरेडी मोटिवेट कर सकते हैं। लाइफ में आपकी मम्मी है, पापा है, बड़ा भाई है, और भी बहुत सारे रिलेटिव से आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। रिलेशनशिप में भी आपको सेम वही चीज रहती है कि बहुत सारे लोग, आप किसी से भी सलाह ले सकते हो। लेकिन एक कोच जो होता है वो आज के टाइम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बायस्ड नहीं होता। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके नियर डियर, मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, आपकी कंपनी में हर जगह आपको बायस्ड और अनबायस्ड लोग मिल जाएंगे। लेकिन एक जो प्रोफेशनल पर्सन होता है वो कभी भी बायस्ड नहीं होता। वो आपकी भी सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम भी सुनेगा, सामने वाले की भी सुनेगा, और हो सकता है कि उसका नजरिया चीजों को देखने का दूसरा हो जो आप नहीं सोच पा रहे हो। तो आज इस बहुत ही गहरे मुद्दे पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिरी मिनट तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम कहां डिस्कस हो जाए और कहां आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर नीरज सर का। नीरज सर नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर सबसे पहले तो मैं आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सो दैट हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट हो पाए। मेरा नाम नीरज गेरा है और मैं एक लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच हूँ, और मैं कॉर्पोरेट्स में भी सेशन लेता हूँ, कोचिंग सेशन लेता हूँ, और लोगों को लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको सॉल्व करने में मदद करता हूँ। जी, तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि एक इंसान को लाइफ कोच की जरूरत क्यों है? जैसे मैंने कहा, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करता हूँ। मुझे लगता है हम जैसे क्रिकेट की कोचिंग लेते हैं, हमारे पास साइंस के टीचर्स होते हैं, हमारे पास बिजनेस के लिए मेंटर्स होते हैं, हमारे पास बिजनेस के लिए कंसल्टेंट्स होते हैं। सो ऐसे ही लाइफ भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लाइफ समझ में नहीं आई, जिनके लिए लाइफ एक अपने आप ही एक बड़ी मुश्किल सी एक परिस्थिति हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू डील विद लाइफ। तो मुझे लगता है कि लाइफ कोच वो व्यक्ति होता है जो उनकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लाइफ कोच नहीं होगा आपके पास, अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको लाइफ को सिंप्लीफाई करके बताए, तो आप पूरी जिंदगी लाइफ से डर डर के जियोगे। लाइफ से आप यू वॉन्ट बी वेरी कंफर्टेबल विद लाइफ। जीना किसे कहते हैं यही आपको समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली आप उनकी हेल्प कैसे करते हो? मतलब उनको आप बताते हो कि अभी आप कंफर्ट जोन में हो, आपको उससे बाहर जाना है, आपके ये गोल सेट्स होने चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, इस तरीके से आपको काम करना चाहिए सो दैट आप अपने लाइफ के टारगेट पूरे कर पाओ। हम उनको सबसे पहले तो, लाइफ कोचिंग इज वेरी पर्सन टू पर्सन। ओके। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति है जो हमारे पास लाइफ कोचिंग लेने आया है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। ओके। सो उसका जो पर्सनलाइज सॉल्यूशन देते हैं हम, उसको सबसे पहले तो सॉल्यूशन बताते हैं, उसको नॉलेज के थ्रू उसको सारी चीज़ें बताते हैं, और उसके बाद वो उस गोल तक पहुंच जाए, वहां तक हम उसकी हेल्प करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा, चैट जीपीटी है या आपके पास गूगल है, आपके पास इंफॉर्मेशन युग में
हर चीज की इंफॉर्मेशन है। तो बिल्कुल। लाइफ कोचिंग के लिए भी आपको जो जो बातें हम बोलेंगे वो सारी चीजें हो सकता है वो ढूंढ ले, कहीं से पता कर ले। पर ऐसे इंफॉर्मेशन तो हर किसी के पास ये भी है कि 6 पैक एब्स कैसे बनाएं, पर क्या वो 6 पैक एब्स बना पाते हैं? लोग नहीं बना पाते। सो लाइफ कोच वो व्यक्ति है जो आपके साथ रहेगा, आपके साथी की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको इंफॉर्मेशन भी देगा, और वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में बदलेगा, और नॉलेज में बदलने के बाद वो आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक आपको जाना आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी अभी हो सकता है कि आप लोग की वीडियोस देख रहे हो और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हो। जैसे मैं एक सबसे पहले ब्रूटल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में एक ही गोल है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। उनकी लाइफ में अभी करियर का कोई गोल नहीं है, कोई उनका स्पोर्ट्स का कोई गोल नहीं है, फैमिली गोल नहीं है, हेल्थ गोल नहीं है। उनकी लाइफ में एक ही गोल चल रहा है कि मुझे बस उसको पाना है। तो क्या ऐसे जिनके गोल्स हैं या माइंड सेट है, उनकी आप हेल्प करते हो? अगर करते हो तो किस तरीके से? मैं बिल्कुल, ये सैड पार्ट है हमारे यूथ का जो अपनी लाइफ को सिंगल एस्पेक्ट के हिसाब से ही जीते हैं। जी। मुझे लगता है लाइफ में आपके जो एग्जिस्टेंस है उसके अलग अलग आयाम हैं। जब अलग अलग आयाम नहीं होते, जब एक ही आयाम को, एक ही एस्पेक्ट को हम अपनी पूरी लाइफ बना देते हैं, तो जब वो एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाता है। हम खत्म हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सुसाइडल थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी छोड़ भी गए कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, एंड दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड। आई थिंक इट इज सच अ सैड थिंग। आपकी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी हेल्थ है, और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जब हम सारे एस्पेक्ट्स को हम ध्यान देते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं, तो एक एस्पेक्ट अगर थोड़ा सा वीक होता है तो हम खत्म नहीं हो जाते। ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ठीक है ये नहीं रहा व्यक्ति जीवन में। तो चीजों को बड़े डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करता है एक लाइफ कोच। उसको दिखाता है कि नहीं चलो ठीक है, आई नो इट्स अ टफ फेज ऑफ लाइफ, बट जिंदगी खत्म नहीं हुई, जिंदगी आगे बहुत सुंदर है, इसके बिना भी आप जिंदा थे, इसके बिना भी और इसके बिना कैसे जिंदा रह पाओगे, वो लाइफ कोच हेल्प करता है। तो नीरज सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रिलेशनशिप कोचिंग की फायदे क्या क्या है एंड लोगों को जरूरत क्यों है? मुझे ना एक रिसर्च याद आती है, एक बड़ी सुंदर रिसर्च है, बहुत सालों से 70-80 साल से रिसर्च हो रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 1938 से वो रिसर्च चल रही है। तो उन्होंने रिसर्च के थ्रू एक चीज चेक करी कि कौन लोग ज्यादा खुश हैं जीवन में, कौन लोग ज्यादा खुश हैं। तो वो लोग नहीं है जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो लोग भी नहीं है जिनके पास नाम ज्यादा है या फेम ज्यादा है, वो लोग हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, जिनका सपोर्ट सिस्टम ऐसे लोगों का अच्छा है। मुझे लगता है अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो you'll live a happier life। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो दुनिया में बेस्ट से बेस्ट भी आपके पास फैसिलिटी आ गई, आपके पास नाम आ गया, फेम आ गया, आपके पास पैसा आ गया, you won't be able to enjoy। So I think रिश्तों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं। बिल्कुल, इसको बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए। सर, आप इतने हजारों लोगों को इतने साल से लाइफ कोचिंग दे रहे हो। आई नो दैट आप लोग शायद सर को कैमरे पर कम देखा हो, लेकिन सर ऑन ग्रास बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया है, इंस्पिरेशन दी है उनको कि आप लाइफ आगे ऐसे जी सकते हो। और भी बहुत सुनहरे रंग है जो आपने अभी नहीं देखे, जो आपको देखने हैं। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन लोगों के चेहरे पे आई हुई खुशियां हैं। अच्छा। मेरे इंस्पिरेशन वो है जब वो एंजाइटी भरा चेहरा लेकर आते हैं और चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लेकर जाते हैं, दैट इंस्पायर्स मी। ओके। मेरे इंस्पिरेशन ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में आते हैं या जिनके रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म होने की कगार में आते हैं और वो हाथ में हाथ डाल के जब वापस जा रहे होते हैं, आई गेट इंस्पायर्ड। मुझे लगता है लाइफ को इससे ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से मैं नहीं जी सकता था। व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन टू लिव लाइफ, यू नो, इवन इफ यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द money, best of the houses, best of everything, but if you don't have a peaceful mind, मन शांत नहीं है, तो मुझे लगता है वो किसी काम का नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप दुनिया की सारी चीजें, सारा पैसा आपके पास है और आपका मन बेचैन है, तो आप एक फेलियर हो। और आपके पास एक एवरेज सक्सेस है लाइफ में,
लेकिन आपका मन शांत है, यू आर पीसफुल, तो आपसे ज्यादा धनी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। सो हम उसके लिए हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो नीरज सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे अगला कि जैसे आप हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हो, बहुत सारे स्ट्रेस एंजाइटी वाले लोग आपके पास आते हैं, तो मैंने ये सुना है कि आपका सर्कल जैसा होता है आप वैसे ही बन जाते हो। तो क्या इस काम की वजह से कभी आपकी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है? फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मुझे यहाँ पे मेरे जीवन में जो अध्यात्म है वो एक कवच की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज अ शील्ड। आई मेडिटेट एवरी डे, आई मेडिटेट ट्वाइस अ डे, और सुदर्शन क्रिया करता हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में भी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का फैकल्टी भी मेंबर भी हूँ। ओके। सो आई डू सुदर्शन क्रिया माई सेल्फ, दैट बिकम्स लाइक अ शील्ड फॉर मी। मैं सारी चीज़ें देख पाता हूँ, एम्पैथिक तरीके से देख पाता हूँ, मगर मैं इंडल्ज नहीं होता, मैं उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। ऑफ कोर्स उस क्षण के लिए मुझे बुरा लगता है, ऑफ कोर्स उस व्यक्ति के लिए मुझे बुरा लगता है, पर मेरा जो अध्यात्म है, मेरा जो ध्यान जो मैं करता हूँ, रेगुलर सुदर्शन क्रिया करता हूँ, ये एक शील्ड की तरह काम करता है, और मुझे उसको, वो मुझे इफेक्ट ना करे, उसमें हेल्प करता है। कोई ऐसा कोई सर ब्रूटल केस या कोई ऐसी इंसिडेंट जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे कि मैंने कुछ ऐसा भी देखा सुना कि इससे मेरे दिमाग में बहुत इम्पैक्ट पड़ा कि सोसाइटी या हमारे लोग ह्यूमंस इस लेवल तक आ चुके हैं? बहुत ब्रूटल केसेस हैं, बहुत नेगेटिव केसेस हैं, रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव केसेस। मुझे लग नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आता कि सोसाइटी किस तरफ को जा रही है। हमारे पास आते हैं हस्बैंड वाइफ आते हैं, दे हैव देयर पैरेलल रिलेशन। सो उनकी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनका पैरेलल रिलेशन है, उनको ख़त्म करना है, उनके एक दो अफेयर साथ में चल रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन एक दो अफेयर्स को रखेंगे, लेकिन साथ में हम साथ भी रह सके, ऐसा कैसे करें। सो मुझे लगता है ये एक सोसाइटी का पतन की तरफ जा रहे हैं हम ना। अगर वो इस बात के सॉल्यूशन निकालें कि अच्छा ठीक है, हमारे अफेयर हो गया, कोई व्यक्ति मुझे लाइक करने लग गया या हम किसी को लाइक करने लग गए, सो इससे कैसे निजात पाएं ताकि हम अपने रिलेशनशिप में, शादी एक कमिटमेंट है, मुझे लगता है शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अगर आपको मल्टीपल रिलेशन रखने, आप शादी करते ही क्यों हो? बिल्कुल मत करिए शादी। जब शादी करिए तो इट्स ए कमिटमेंट on the level of body, on the level of body, on the level of आत्मा के लेवल पे कमिटमेंट है, मन के लेवल पे कमिटमेंट है, शरीर के लेवल पे कमिटमेंट है। सो उसके साथ हमें आगे चलना चाहिए। मगर लोग आते हैं, कहते हैं ठीक है हमारे अफेयर हैं, हम ठीक है, हमें वो भी रखने हैं, हमें ये भी रखना है, इसको भी कामयाब रखना है, क्यों? हमारे बच्चे हो गए हैं। सो ये मुझे लग रहा है कि, मुझे लगता है सोसाइटी शायद पतन की तरफ जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। हम उनकी हेल्प तो कर देते हैं, पर फिर भी हम उनको यही बोलते हैं, दीज आर टेम्परेरी सॉल्यूशंस। परमानेंट करना है तो जो शादी का जो कमिटमेंट है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू गेट सेपरेटेड। आप अलग रहिए, क्यों रहना है? किसने कहा आप साथ ही रहना है? अगर आपको मल्टीपल पार्टनर चाहिए, आप रहिए, अलग रहिए। इट इज नॉट नीडेड टू बी इन अ मैरिज। इनफैक्ट अगर आप ऐसे हैं तो शायद शादी में आइए ही मत। ट्रू। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं लोगों के, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रूट कॉज क्या है? देखिए, हमारे पास मन की ना नीड्स की तो लिमिट है, ग्रीड्स की लिमिट नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति में अपनी नीड्स तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीड, हमें दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति भी मिल जाए, शायद हमारी ग्रीड पूरी नहीं होगी, क्योंकि उससे अच्छा शायद कोई और किसी और एस्पेक्ट में अच्छा मिल जाएगा। एक बड़ा सुंदर मुझे एग्जाम्पल याद आता है। एक बार अमेरिका में एक मॉल था, तो अमेरिका में हस्बैंड्स का मॉल लगा। किसी ने शादी करनी है तो वहाँ जाके आप हस्बैंड चुन सकते हैं। तो 6 फ्लोर का मॉल था। सो वहाँ पे ये था कि जो भी व्यक्ति जा सकते हैं, तो उसमें आप अंदर जाके हर फ्लोर पे आपको अलग अलग व्यक्ति मिलेंगे, और हर फ्लोर, जितना फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, जितना फ्लोर बढ़ते रहेंगे उतना उस व्यक्ति की क्वालिटीज बढ़ती रहेंगी। सो एक व्यक्ति वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे बाहर बोर्ड देखा, वहाँ लिखा था कि इस मॉल में आप एक बार विजिट कर सकते हैं, दूसरी बार विजिट नहीं कर सकते। और वहाँ लिखा हर फ्लोर में आप एक बार विजिट कर लिया तो नीचे नहीं आ सकते, सिर्फ ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सो वो फर्स्ट फ्लोर में गई, वहाँ पे देखा कि यहाँ पे, वहाँ लिखा था यहाँ पे बहुत अच्छे व्यक्ति अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड्स अवेलेबल हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं। तो उसने देखा, व्यक्तियों को देखा, उसको बड़ा खुशी हुई कि अच्छा कितने अच्छे व्यक्ति हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर सेकंड फ्लोर पे गई, मन किया कुछ आगे देखते हैं, तो वो सेकंड फ्लोर पे गई, तो वहाँ पे लिखा था यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो मन के भी अच्छे हैं और वो कमाते भी अच्छा हैं, उनकी बहुत अच्छी इनकम है।
सो बहुत प्रभावित हुई, उसका मन करा अरे ये व्यक्ति तो चाहिए, मन का भी अच्छा, कमाता भी अच्छा है, चलो यहाँ किससे करते हैं। फिर मन ने कहा चलो 3rd फ्लोर में जाके देखते तो हैं क्या है। सो वो 3rd फ्लोर पे गई। वो जब 3rd फ्लोर में गई, वहाँ लिखा था यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो मन के भी अच्छे हैं, कमाते भी अच्छा हैं और बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो उसको लगा अरे बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, तो ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं। वो सोच ही रही थी। फिर उसने कहा अच्छा 4th फ्लोर में जाके देखती हूँ 4th फ्लोर में जाके क्या है। तो 4th फ्लोर में जाके पता चला, जो उसने बोर्ड पढ़ा वहाँ लिखा था कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो मन के भी अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, कमाते भी अच्छा हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और साथ साथ ये व्यक्ति दिखने में भी बहुत सुंदर हैं। सो वो लड़की बहुत खुश हो गई। वहाँ पे जितने लोग देखे इतने सुंदर सुंदर लोग थे, वो लड़की बहुत खुश हो गई। उसने कहा आई थिंक मेरी सर्च पूरी हो गई। फिर उसके मन ने कहा एक काम करते हैं, नेक्स्ट फ्लोर पे जाके तो देखते हैं क्या है। तो वहाँ नेक्स्ट फ्लोर पे गई तो वही सारी चीज़ें लिखी थी, जो जो उसमें चीज़ें थी वो सारी चीज़ें लिखी थी। साथ में लिखा था यहाँ के व्यक्ति रोमांटिक भी हैं। वो लड़की इतनी खुश हुई, कह रही जीवन में मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी। रोमांटिक भी हैं, कमाते भी अच्छा हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, मुझे तो यहीं से हस्बैंड चाहिए। फिर अचानक उसके मन ने कहा अरे 6th फ्लोर भी तो है, तो 6th फ्लोर भी चेक करती हूँ। वो 6th फ्लोर पे गई, वहाँ पे बोर्ड लगा था वेलकम, आप यहाँ पे आने वाले 4,47,346 पर्सन हैं और ये फ्लोर सिर्फ इसलिए बना है ताकि समझ आ जाए कि एक महिला को प्लीज करना आसान काम नहीं है। इट्स नॉट इजी टू प्लीज अ वुमेन। तो ये एक कहानी है, ये महिला के बारे में कहानी है, महिलाओं के बारे में कहानी है, पर ये मन की वृत्ति है। आपके पास जितना भी आपको मिल गया, आपको उससे ज्यादा चाहिए, चाहे महिलाओं में हो चाहे पुरुष में हो। आपको जितना मिल गया आपको उससे नेक्स्ट लेवल चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। और ये सिर्फ एक तरफ नहीं, ये दोनों तरफ चलता रहता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सैड थिंग। और इसके अलावा हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते ठीक से। हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन लगभग डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन ज्यादा हो गया है। हम कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ नहीं बढ़ते। हम जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं वो रिलेशनशिप को शायद पहले से बेटर नहीं करता, वो रिलेशनशिप को कम करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। हमारी नीड्स तो पूरी हो रही हैं, लेकिन ग्रीड्स की तरफ हम आगे बढ़े जा रहे हैं। सो इसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं हमारे समाज में। बिल्कुल। तो नीरज सर, जैसे पहले के ज़माने में जब रिश्तेदारों हुआ करते थे हमारे घर परिवार में और किसी हस्बैंड वाइफ में अनबन हुआ करती थी, तो वो अपनी बुआ के पास, मौसी के पास, इन लोगों के पास जाते थे और इनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे कि ये इश्यूज चल रहे हैं। वो उनका सॉल्यूशन भी दे दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। अब जब प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियस उसका सॉल्यूशन आता है, प्रोफेशनल्स आते हैं उसमें। तो एज ए रिलेशनशिप कोचिंग या जो आप बताते हैं लोगों को एज ए रिलेशनशिप कोच, उनकी किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखिए फैमिली मेंबर्स, आई टोटली अंडरस्टैंड, फैमिली मेंबर्स अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, मगर सबसे पहले फैमिली मेंबर्स खुद भी बायस ना हो। आज फैमिली मेंबर्स, अगर आप हस्बैंड की साइड से हैं तो हस्बैंड की तरफ बायस्ड होते हैं, वाइफ की साइड से वाइफ के लिए बायस्ड होते हैं यूजली। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, यूजली बायस्ड होते हैं। और दूसरा, पहले जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी रिलेशन में बहुत कम हुआ करती थी, बहुत साधारण, बहुत ही भोले व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ हुआ करती थी। आज इंटरनेट का टाइम है, आज लोग इंटरनेट से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, आज लोग रियल लाइफ से अपनी रियल लाइफ कंपेयर करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भौतिकतावाद बहुत ज्यादा, मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। तो मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जीवन में जो न्यूट्रल होकर उनको देखें कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे फंस रहे हैं, ये चीजें आप सही कर सकें तो आपके रिलेशनशिप पहले से बेटर हो जाएंगे। सो अगर हम ऐसा व्यक्ति को बीच में हायर करते हैं, लेकर आते हैं, तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज के सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक एज ए रिलेशनशिप पार्टनर, क्योंकि एक मैं भी रिलेशनशिप पार्टनर हूँ, तो मुझ में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो हमेशा मुझसे सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे? हाँ देखो, अगर मैं इंस्टा रील्स की बात करता हूँ तो वो तो कहते हैं लवी डवी होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, पर सैड, मतलब मैं एक बात बताऊं, जैसे ही आपकी शादी हुई या आप अफेयर में आए, प्यार और रोमांस टेक्स अ बैक सीट, दे टेक अ बैक सीट।
मुझे लगता है आप एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं, आप एक दूसरे की कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी स्पेस में आपका पार्टनर कितना इवॉल्व हो रहा है, आप कितने इवॉल्व हो रहे हो, ये बताता है कि रिश्ता कितना मजबूत है। आप एक दूसरे की कमियों को कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे की गलतियों को कितना जल्दी माफ कर पा रहे हैं, ये एक रिलेशनशिप की सक्सेस बताता है। जो रोमांस होता है, प्यार होता है, वो तो बैक सीट ले लेता है। वो तो अगर आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, मगर वो व्यक्ति आपकी स्पेस में थ्रेटेंड महसूस करता है, इंटिमिडेटेड महसूस करता है, डिसरिस्पेक्टफुल महसूस करता है। जितना मर्जी प्यार करते हैं आप उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। ट्रू। सो मुझे लगता है इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और माफी मुझे लगता है बहुत आसान है ना, इट्स वेरी इजी। मुझे लगता है अगर आपके लिए जिन छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम लड़ रहे होते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो तो बात को जाने दो, अगर बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो रिलेशनशिप जाने दो। सो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने किस तरीके से जीना है। आपको माफ़ी करना आना चाहिए, आपको माफ़ी देना आना चाहिए। इट्स वेरी इजी, किससे मिस्टेक नहीं होती। हर कोई रिलेशनशिप में इवॉल्व हो रहा है, पहले से बेटर हो रहा है। और कभी कभी मुझे लगता है रिलेशनशिप में जो सुना है उसको भी अनसुना करना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो अनसुना है उसको सुनना पड़ता है। जो इंसान बोल नहीं पा रहा, सामने वाला इंसान बोल नहीं पा रहा, उसको सुनना पड़ता है। बिल्कुल। जब रिलेशनशिप में ये सब होता है तो रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल होता है, खुश रहते हैं लोग साथ में। सर, जो नए नए कपल्स होते हैं, शादियां होती हैं, आज के टाइम में लव मैरिज ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। तो जैसे ही किसी भी लड़की की शादी होकर वो अपने घर जाती है, तो वो एक डार्क साइकोलॉजी ट्रैप होता है, उसमें फंस जाती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रैप इन द सेंस कि सब समझ पा रहे होंगे, जिसमें हम लड़की को ही ब्लेम करते हैं कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, तेरे घर वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं, वो तो हमें इज्जत ही नहीं देते, ये तेरे घर वालों ने शादी में कमी निकाल दी, उन्होंने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा। उसको इस तरीके से समझाती कि यू आर नथिंग, वी आर वेरी मच नोन पर्सन। तो उस लड़की को कैसे ओवरकम करे, क्योंकि ऑब्वियसली लड़का तो कभी चाहता नहीं, शादी में लड़की ही आती हमेशा। तो अगर कोई लड़की या कोई न्यूली कपल आपकी वीडियो देख रहा है, तो आप उसको कैसे सलाह दोगे कि उस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है? देखिए, अगर इफ इट इज अबाउट फीमेल पार्टनर, कि फीमेल पार्टनर इज नॉट फीलिंग लव्ड इन द न्यू फैमिली, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा हस्बैंड का रोल है इसमें। ओके। हस्बैंड को ब्रिज बनना पड़ेगा, हस्बैंड को समझाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को, अपने बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को समझाना पड़ेगा, और उसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। याद रखना, एक वही व्यक्ति ऐसा है जो आपकी वाइफ है, वही व्यक्ति ऐसा है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। अगर आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मत करो, बट पेरेंट्स अगर कहीं पे जस्टिफाइड बात नहीं बोल रहे, कहीं पे अगर उनकी स्पेस में आपकी वाइफ डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रही है, तो आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको प्यार से। देखो, मोस्टली मैंने एक बात देखी है, माँ बाप को बच्चा भी चाहिए होता है अपना, और माँ बाप को घर नहीं बिगाड़ना होता जी। अपनी तरफ से वो घर नहीं बिगाड़ते, पर कई बार क्योंकि उन्होंने जैसे लाइफ जी है, वो चाहते हैं हमारी बहू भी आके वैसी ही लाइफ जिए। एग्जैक्टली। मगर समाज बदल चुका है, आज लड़कियां वर्किंग भी हैं, आज लड़कियां पैसा भी कमा रही हैं, हस्बैंड के साथ या समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। सो जब नए डायनेमिक्स आए हैं, तो नए डायनेमिक्स के हिसाब से हो सकता है उसको खाना बनाना ना आता हो सकता है उसको बाकी कुछ चीजें जो कम आती हों। सो मेरा ये मानना है कि प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, वो धीरे धीरे लड़की अपने आप सीखेगी। और मैं कहूँगा लड़की ही क्यों सीखे, हस्बैंड भी सीख सकता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, घर के काम में भी और पैसा कमाने में भी। तो हस्बैंड को मुझे लगता है इसमें सबसे मजबूत रोल अपनाना पड़ेगा। हस्बैंड को थोड़ा सा मोर कंसिडरेट होना पड़ेगा, मोर सेंसिटिव होना पड़ेगा अपनी वाइफ के लिए। अगर उसने अपनी वाइफ के साथ खड़ा है, अगर उसने आवाज उठानी शुरू करी प्यार से, बिना लड़े, तो आप देखना बहुत बदलाव आएगा। वो परिवार क्या कहते हैं, वो परिवार पूरे बड़े परिवार के साथ में बहुत खुशी से रह लेगा। बिल्कुल। तो जैसे आज के टाइम में सर आपने देखा होगा कि क्विक कॉमर्स बहुत ज्यादा हाइप पर है।
आप 5 मिनट में अपने जहाँ लोग हम बैठे हैं इस टाइम पर किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या क्विक कॉमर्स जैसे बदल रहा है, ऐसे रिलेशनशिप भी बदल रहे हैं? लोग यूं ही स्विचेस कर देते हैं और एक बहुत कॉमन हो गया है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरी दूसरी शादी को करनी है या दूसरे रिलेशनशिप में जाना, तो इज इट गुड और बैड, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है? देखो सैडली, बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, लेकिन सैडली हमारे जैसे कोई कॉमर्स की आप बात करें या इंस्टाग्राम युग है हमारे पास, यूट्यूब युग है, हम 8 सेकंड हमारा अटेंशन टाइम है। हम 8 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कोई वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। सैडली हम 8 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं। 8 सेकंड क्या, हम 2 सेकंड 3 सेकंड में रील्स देखते हैं और अब चलता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या पता बहुत अच्छा आने वाला हो, क्या पता बहुत आपकी काम की चीज़ हो, लेकिन 2 सेकंड में 4 सेकंड में हमने वो छोड़ दिया। सिमिलरली हम पार्टनर्स में भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल, हम फटाफट स्विच करें, हम लेबल कर देते हैं, यार ये इंसान तो टॉक्सिक है, ये लड़की टॉक्सिक है, ये लड़का कैरेक्टर में ऐसा है, ये लड़का नेचर में ऐसा है, इसकी स्पेस में मैं बड़ा नेगेटिव फील करता हूँ। आपने मेहनत करी? जब तक आप रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करेंगे, आप मैं मान ही नहीं सकता कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। और मेहनत का मतलब ये नहीं सिर्फ एक व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों को मेहनत करनी बहुत जरूरी है। दोनों व्यक्तियों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बिना रिलेशनशिप में मेहनत करे आप फिर, मैं एक ही एग्जांपल बार बार लेता हूँ, आप नाव बदलते रहो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नाव चलाना आ जाए, आप उस पार पहुंच जाओ। अगर आपको नाव चलानी नहीं आती और आप नाव बदले जा रहे हैं, तो कभी मत सोचना आप दूसरी तरफ पहुंच पाएंगे। आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा रिलेशनशिप में रहते कैसे हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। ये सोचना बहुत आसान है कि सामने वाला कहां कहां गलत कर रहा है, बट ये इंट्रोस्पेक्ट करना, मैं कहां गलत हूं, ये बहुत जरूरी है। जिस दिन दोनों पार्टनर्स ये सोचने लगे कि हमने अपने अपने पे काम करना है, हमने अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है, मेरे ये बोलने से, मेरे ये काम करने से मेरा पार्टनर दुखी होता है, मेरे पार्टनर को बुरा लगता है, क्या मैं इस काम को छोड़ सकता हूं? देखो, जरूरी नहीं है कि जब आप एक रिलेशनशिप में आए, एक बड़ा सुंदर सा सॉन्ग है मेरा ना, मैं ये नहीं कहता कि इंडिविजुअलिटी खो दो अपनी, आप इंडिविजुअलिटी भी रखो, लेकिन रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बड़ा सुंदर सा सॉन्ग है, यू मी और हम मूवी का है, कहते हैं अपनी धूप बुझाए बिन मेरी छाँव में आ जाओ, अपने रंग गंवाए बिन मेरे रंग में रंग जाओ, चलो यूं मिले तुम भी रहो, मैं भी रहूं और हम भी रहें, तीनों मिलके साथ चलें, साथ ही जन्म जन्म, यू मी और हम। मुझे लगता है रिलेशनशिप के डायनेमिक समझाने के लिए इससे सुंदर कोई लाइंस नहीं हो सकते, इससे सुंदर सॉन्ग कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो आप अपनी वाइफ को, आप अपने हस्बैंड को कितना स्पेस दे रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, थोड़ा सा तो खुद को खोना पड़ेगा। एक बीच का, एक सुबह है, एक रात है, तो शामों की तरह मिलना बहुत जरूरी है। सही बात है। अगर आप कह रहे हो कि मैं तो सुबह हूं तो सुबह ही रहूंगी और मैं तो रात हूं मैं रात ही रहूंगा, सो आप एक अच्छे रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते। आपको वो शामें खोजनी पड़ेंगी जहां पे आप सुंदरता से एक साथ में एक यूनियन की तरह मिल रहे हैं। सही बात। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। सो उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं कि आप वो शामें कैसे तलाशो, आप वो यूनियन कैसे तलाशो। एक दूसरे को, हम एक दूसरे की बात समझाते हैं। बात क्या होती है, हम लोग बात करें, हस्बैंड वाइफ जब भी आपस में बात करते हैं तो यूजुअली उनका ध्यान यही होता है सामने वाले को ब्लेम करना, सामने वाले को नेगेटिव ठहराना, या अपनी बात भी बतानी है तो वो इस तरीके से बताते हैं कि सामने वाले की लिसनिंग खत्म हो जाती है। सिंपैथी गेन करना, ब्लेम गेम खेलना। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से रखना। तो जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कोचिंग टूल्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम उनको सिखाते हैं आपने बात कैसे करनी है, आपने शेयरिंग कैसे करनी है, आपने किस किस चीज़ पे काम करना है, आपने क्या क्या काम करना है, आपके रूटीन में क्या क्या काम ऐड होगा। और हम सिर्फ बताते नहीं हैं, हम ट्रैक करते हैं, उनकी ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। और जहाँ जहाँ देखो, जब वो मेरे पास आए हैं, अगर दोनों व्यक्ति आए हैं तो मोस्टली दोनों का समर्पण होता है, सरेंडर होता है कि अच्छा ठीक है, हम अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं जी। पर ये एक ऐसा स्किल है जो हमें सिखाया नहीं जाता, हमें किसी स्कूल में, हमें किसी कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। सो इसके लिए एक रिलेशनशिप कोच हेल्प करता है कि आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं और कहाँ कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, और हम उनकी स्ट्रेंथ को और मजबूत करते हैं,
हम उनकी यूनियन को जहाँ पे वो मिल रहे हैं, जो उनकी आपस में मिलके एक स्ट्रेंथ है, उस पे हम काम करते हैं ताकि वो एक बेहतर संबंध उनके बने और उनका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और पहले से ज़्यादा प्यार से भरा हुआ हो। बिल्कुल, मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बट सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपसे कि जो एकदम एक जो फास्ट कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, जैसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम मूवीज में, वेब सीरीज में देखते हैं कि ये मेरे सेकंड फादर का थर्ड बेबी है, कि ये मेरी फोर्थ मदर का फर्स्ट ब्रदर है। इस टाइप के टर्म्स वहाँ यूज होते हैं और वो सब हमारे कल्चर में भी धीरे 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 आ रहे हैं। तो जब हम एक रिलेशनशिप से खुश नहीं है और हम दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, तो इसमें गलत क्या है? या तीसरे रिलेशनशिप में जा चुके हैं? मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पर्सनली कमेंट सेक्शन में मत घसीटने लगना। मैं आई एम हैप्पी विद अ सिंगल पार्टनर। तो गलत क्या है? अगर आप इस दुनिया में रहने आए हो, आपका छोटा सा जीवन है, आप खुश रहने आए हो, ऑब्वियस अगर आप किसी नेगेटिव पार्टनर के साथ या ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ चुके हो जिसके आपके और उसके थॉट्स नहीं मिलते हैं और आप अलग हो जाते हो, दूसरा पार्टनर चुन लेते हो, उसके साथ भी आपके समीकरण नहीं बन पाते हैं, आप तीसरा चुन लेते हो, तो ये इतना फैंसी क्यों हो रहा है? लोग उस पर कमेंट सेक्शन क्यों ला रहे हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम ये है कि हम अगर किसी संबंध में जा रहे हैं, आप समझिए, आप अगर संबंध में जा रहे हैं, आप शादी में गए, आप अफेयर में गए, अगर आपने उसमें अपना 100% दिए बिना उस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, तो ये जो ट्रेट है ये आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी रहेगा। ओके। ये उससे नेक्स्ट में भी रहेगा। और आप जितने मर्जी, मैं फिर से वही बोलूंगा, आप जितने मर्जी नाव बदलते रहो, अगर आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप उस पार पहुंच ही नहीं सकते। प्रॉब्लम तब होती है जब आप व्यक्ति को बदलते रहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते, जबकि सबसे ज्यादा बदलना है खुद को। थोड़ा सा तप है, अगर आप किसी भी रिलेशन में गए हो, थोड़ा सा तप तो है ही है, थोड़ी सी मेहनत तो है ही है। और ये मेहनत एक बार नहीं है कि आप एक बार किसी व्यक्ति को समझ गए और आप जिंदगी भर उसके हिसाब से चलो, नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बदल रहा है, क्योंकि आप बदल रहे हो। सो बदलते समीकरण के हिसाब से आप कितना बदल पा रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को कितना प्यार से बदल पा रहे हो, वो भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। सो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, देखो, मैं ये नहीं कह रहा डिवोर्सेस नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकअप्स नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है अगर आपने रिलेशनशिप में अपना 100% दे दिया, सामने वाले को भी कन्विंस करने की कोशिश करी और सामने वाले ने भी 100% दे दिया, या सामने वाला चाह के भी 100% नहीं दे पा रहा और आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, आई एग्री, आगे बढ़िए, मूव हेड, इट्स टोटली, आई एम टोटली कंफर्टेबल विद इट, टोटली परफेक्ट थिंग टू डू। जिंदगी बहुत एक ही जिंदगी है, जरूरी नहीं है रो रो के बितानी है, परेशान होकर बितानी है। बट मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा, अगर आपने 100% नहीं दिया, इफ यू आर नॉट गिविंग, बीइंग 100% इन अ रिलेशन, क्या क्या आप कर सकते थे? आपने सारे चीजें अपना ली। देखो, बहुत आसान है किसी को छोड़ना। एक इमारत बनती है, उसको बनने में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कहीं बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज आपने देखा होगा, एक डायनामाइट लगाते हैं और इमारत झटके से नीचे आती है। जो इमारत 10 साल में बनी थी, 8 साल में बनी थी, झटके से नीचे आ जाती है, 10 सेकंड में नीचे गिर जाती है। हाँ, एक जो इमारत 10 साल में बनी थी, एक झटके से 10 सेकंड के अंदर नीचे आ जाती है। सो अब आप पे है, आप रिलेशनशिप में जहां तक पहुंचे, मान लीजिए शादी तक पहुंचे, या आपके रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो कहीं ना कहीं तो आपने मेहनत करी होगी, कहीं ना कहीं तो आपने काम किया होगा उस रिलेशनशिप को वहां तक पहुंचाने के लिए। अब आप एकदम से उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, स्क्रैच पे आते हैं, फिर आप नए व्यक्ति को जानने लगेंगे, फिर आप नए व्यक्ति के साथ वही मेहनत करेंगे। जब आपने मेहनत करनी ही है तो उसी व्यक्ति के साथ अपना 100% देके देख लीजिए, उसी व्यक्ति पे आप मेहनत करिए कि ताकि आप ये चेक कर सको कि आपने अपना 100%, और मैं फिर से भी बोलूंगा 100% में 100% वेरी करेगा। तो आप अपना साम दाम दंड भेद करके आप रिलेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, यू आर नॉट हैप्पी इन रिलेशनशिप, तब आपके आगे बढ़ने का टाइम है। मैं टोटली एग्री करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ सर। और मैं एक एग्जांपल के तौर पे सभी को बताना चाहूंगा, आई वाज इन अदर कंट्री लाइक यूएसए। तो वहां मैंने ऐसे ही कपल से डिस्कशन कर लिया कि क्यों थर्ड या फोर्थ मैरिज क्यों। तो उन्होंने मुझे आंसर किया कि ध्रुव, कितना फायदा होता है, देखो हम नई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हमारा सर्कल बड़ा हो जाता है
और हम नए नए लोगों से मिल लेते हैं, ऑब्वियस उनके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो मैंने उनको बोला ये तो आप पुराने वाले पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, नई लोकेशन पे जाकर रह लो। ट्रू, वेरी ट्रू। और अगर आपको नए नए रिलेशनशिप लेकर आने हैं तो उसकी फैमिली में घुस जाओ और इंटरनली मिलना जुलना शुरू कर दो। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बीइंग अ हिंदू और सनातन धर्म जो हमें सिखाया जाता है कि आपको एक से ही शादी करनी चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए, ज्यादा उन चीजों के प्रेशराइज होके वेस्टर्न कल्चर को लेके अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे तो आप खुलोगे कि हाँ चलो ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं, लेकिन यहाँ धर्म भी शायद हमें सिखाता है सर। बिल्कुल, हमारा धर्म भी सिखाता है। भगवान राम की लाइफ से देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिल्कुल ना। हैविंग सेड दैट, हमारे समाज में क्या हो गया है, वो कहते हैं ना, है से हुज्जत नहीं है कि तलाश, इसलिए सारा संसार है हताश। है से हुज्जत नहीं है कि तलाश, इसलिए सारा संसार है उदास। जो हमारे पास है उसकी तो हम रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो नहीं है या जो उस व्यक्ति में नहीं है उसकी तलाश कर रहे हैं। सो इसलिए हताशा आएगी आएगी, उदासी आएगी आएगी, दुख आएगा ही आएगा। बिल्कुल। आप याद रखना, जो व्यक्ति आपके जीवन में आज है वो पहले कभी ना कभी आपका सपना हुआ करता था कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और जो व्यक्ति आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो शायद कुछ हो जाएगा, जब वो व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा, आप देखना एक समय आएगा जब शायद वो फीलिंग आपके अंदर फिर से आए। जब हम फ़ोन लेते हैं, हम कई बार फ़ोन लेते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर जाते हैं, अलग अलग लोगों से पूछते हैं कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। आपने लिया आईफोन का बेस्ट फ़ोन ले लिया, सपोज अगर आप आईफोन लवर हैं, बेस्ट फ़ोन ले लिया, 1 महीने तो होगा, 15 दिन 20 दिन होगा, आप उसको रखेंगे, अच्छे से फीचर यूज़ करेंगे, अच्छे से पूरा ध्यान देंगे, सफाई रखेंगे। 1 महीने बाद वही फ़ोन साइड में रखा है, कहाँ रखा है, कार में रह गया, शायद याद नहीं होगा। सिमिलरली रिलेशंस में भी यही होता है। जब तक वो व्यक्ति पे मेरा अधिकार नहीं है, जब तक वो रिलेशन में नहीं आए, तब तक उस व्यक्ति के लिए हम बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही सोशली, मेंटली, फिजिकली वो व्यक्ति अपना हो जाता है, वो जो मेहनत करनी चाहिए रिलेशनशिप पे, वो हम करनी कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो समय है जब कमिटमेंट काम करती है। बिल्कुल। वो समय है जब नॉलेज काम करती है कि याद रखना, इससे हटके पहले भी कोई था, उससे पहले भी कोई था, मैं रुका नहीं, कब तक भागता रहूंगा या कब तक भागती रहूंगी। अगर ऐसे ही भागती रहूंगी तो शायद पूरी जिंदगी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको आप दिल से अपना कह सको। सही बात है। तो नीरज सर, हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट्स वालों की तरफ आते हैं। आपके थ्रू मुझे पता चला कि आप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग भी कराते हैं, एंड आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने ये पहली बार सुना है कि कॉर्पोरेट्स वालों को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्या आपने उस इंडस्ट्री में गैप देखा, प्रॉब्लम देखी, जिसका आपने सॉल्यूशन लेकर आए हैं? आप कॉर्पोरेट कल्चर से बिल्कुल, आपको पता होगा आजकल कॉर्पोरेट कल्चर कैसा हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पे बर्नआउट हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। एंड ऑफ द डे जो कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा है, इट्स ए ह्यूमन बीइंग, दैट पर्सन इज ए ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग हैज माइंड। और अगर हम उस माइंड को पॉजिटिव नहीं रख पाते, अगर हम उस माइंड को एक सही दिशा में नहीं ले जा पाते, तो कॉर्पोरेट में भी वो व्यक्ति जितना उसकी क्षमता है, उस क्षमता से शायद वो 1/3 भी नहीं दे पा रहा। लोग बर्नआउट फील कर रहे हैं, कंपटीशन हो गया कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे इतना लीडर बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। सब है तो, पर शायद उसके लिए हमने मन को रेडी नहीं किया। हमने स्किल्स ले ली उस काम से रिलेटेड, पर खुद को, अपने मन से रिलेटेड हमने स्किल्स नहीं ले पाए। सो आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज़्यादा डिमांड है ऐसे लाइफ कोचेस की, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव कोचेस की, जो जैसे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने काम को कर नहीं पा रहे, या कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट कर रही है उनके प्रोफेशन को। तो एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव कोच होता है, वो उनको हेल्प करता है। वो यूजुअली हम लोगों को एचआर हायर करते हैं, और हम लोग वो बताते हैं कि वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को बताते हैं कि आप चाहें तो इनसे सुविधा ले सकते हैं। आप अपनी लाइफ में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की वजह से हो, आप इनकी हेल्प लीजिए। सो 70% 80% उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। लोगों ने शेयर किया, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, वो बेटर काम कर पा रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया है उस कंपनी का,
जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गए हैं वो बेटर हो गए हैं। जो लोग लाइव कोचिंग के सेशंस लेते हैं कॉर्पोरेट के, इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ गई हैं, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होने लग गया है, एब्सेंटिज्म कम हो गया है, लोग पहले से कम एब्सेंट होते हैं, लोग ओनरशिप लेकर काम करते हैं, लोगों की पोटेंशियल बढ़ गई है। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है जो कॉर्पोरेट कल्चर में एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना, और आजकल बहुत अच्छे से जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी एचआर हैं, वो हायर कर रहे हैं, अच्छे जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव कोचेस को हायर कर रहे हैं और अपनी कंपनी में एक बेटर माहौल क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे आज के टाइम में सर एक टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस, कि वर्क और लाइफ में लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड दे आर लाइक कि मैं तो वर्कहोलिक हूँ। तो उन वर्क लाइफ बैलेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है और इसको कैसे फॉलो करना चाहिए? देखो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ ऐसा नहीं है कि आपने 50% वर्क पे ध्यान देना है, 50% पर्सनल लाइफ पे देना है। देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट। बट वर्क लाइफ में हमें इंटीग्रेशन चाहिए, हमें हार्मनी चाहिए, कि आपका काम, आपका जो प्रोफेशन है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को खराब ना करें, और आपके पर्सनल रिलेशनशिप आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, उसको खराब ना करें, आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी है, जो प्रोफेशनल स्किल्स है, उसको खराब ना करें। आई थिंक इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। वरना क्या होता है, हमारे पास कोई गोल है, हमारे पास टारगेट्स हैं, हर व्यक्ति के पास टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स में इतना बिजी हो गए हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ खत्म होती जा रही है। हम पर्सनल लाइफ पे जितना हमें ध्यान देना चाहिए, हम उतना नहीं दे पा रहे। और मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि अगर सोने चांदी देकर आपने ईंटें खरीदी, पत्थर खरीदे, तो किसी काम का नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप ज़ीरो हो गए तो आपने बहुत बड़ी एम्पायर भी खड़ी कर दी। आई थिंक इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपके साथ कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं है, आपकी खुशी में कोई अपना नहीं है, तो आई थिंक इट इज़ ऑफ नो यूज़। इससे बड़ा फेलियर मुझे लगता है लाइफ में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ट्रू। नीरज सर, आज के टाइम में एक डिबेट बहुत ज़्यादा चलती है कि आपको वीकली 60 आवर्स काम करना चाहिए, 70 आवर्स काम करना चाहिए। एक इलियन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान है, वो भी लोगों को बताते रहते हैं कि मैं इतने घंटे वीक में काम करता हूँ, इतनी कंपनी संभालता हूँ। ऑब्वियस उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, लोगों को एग्जाम्पल लोगों ने देखे, उनके डाइवोर्स भी हुए हैं, और उन्होंने जिससे डाइवोर्स हुआ फिर से शादी कर ली उससे, कुछ इस टाइप के उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए। आपको क्या लगता है कि वीकली कितने घंटे काम करना चाहिए एक आइडियल लाइफ जीने के लिए? देखिए, मैं तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने घंटे काम करना चाहिए, इतने घंटे काम नहीं करना चाहिए। आप 70 आवर्स 80 आवर्स काम करके भी, हो सकता है कोई व्यक्ति 40 आवर्स पर वीक काम कर रहा है और आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, आपसे ज़्यादा क्रिएटिव है, आपसे ज़्यादा इनोवेटिव है। इंडिया से बहुत कम वर्किंग आवर्स हैं यूरोप में, पर मैंने देखा मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी जो इफेक्टिविटी होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो लोग जब काम कर रहे हैं तो वो 100% काम कर रहे हैं। उनके पास ये भूल जाते हैं कि घर पे क्या चल रहा है ना, घर पे मुझे ये देखना है, वो देखना है, बात करनी है, इंस्टाग्राम रील्स देखनी है, यूट्यूब देखना है, ये करना है, बस ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। व्हेन इज वर्किंग देन इज टोटली वर्किंग। और जब घर पे हैं देन दे आर टोटली एट होम, दे स्विच देयर रोल्स इंस्टेंटली। वो पूरा अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, वो फोन उठाना बंद कर देंगे, प्रोफेशनल कॉल्स उठाना बंद कर देंगे। सो आई थिंक सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, वो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, वो ये काम करता है आप कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हो। सो आई वुड प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, अगर आप और इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, तो आपके जो एचआरस हैं, आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो सीईओज हैं, उनको तो अपने काम से मतलब है। अगर उनका काम समय पर हो रहा है, दे आर हैप्पी। सो वो चाहे आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में करें, आजकल फ्लेक्सिबल टाइमिंग अवेलेबल है, हाइब्रिड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो लोग दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे रहे हैं, हाइब्रिड ऑप्शन। दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट रिजल्ट, कि आप काम कर रहे हो, कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हो। उनको फर्क नहीं पड़ता वो आप घर पे रह के काम कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आप लॉन्च में बैठ के काम कर रहे हो, दे आर नॉट बॉदर्ड। उनको चाहिए मेरा काम हो रहा है, डजंट मैटर आप 4 घंटे दिन में, आप 4 घंटे काम करो, 2 घंटे काम करो, रिजल्ट ले आओ। वो उस व्यक्ति से बहुत अच्छा है जो रात को 3-3 बजे तक काम कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहा। बिल्कुल। सो ऐसे बर्नआउट होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग
आपकी कन्वर्सेशन सुन के शायद समझ गए होंगे कि बिजीनेस ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप क्रिएटिव कितने हो, इनोवेटिव कितने हो, उस पर काम करो, इफेक्टिव कितना आ रहा है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। और ऑब्वियस है मैं भी सर एक एजेंसी ओन करता हूँ, तो मुझे भी देखना होता है कि किसका रिजल्ट ज्यादा आ रहा है कम काम करके, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। ये बात आपने एकदम सच कही है। रिश्ते कितने ज्यादा जरूरी हैं ये आपको जब समझ में आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज की वैल्यू हमें जब पता चलती है जब वो चीज खो देते हैं हम, जब चली जाती है। और यू ऑल आर वोंट बिलीव कि बहुत छोटी सी लाइफ है, बहुत छोटी सी, लेकिन उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितने खुश रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे कितने लोग खुश रहे हैं। तो सब कुछ जरूरी है, काम भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, और आप खुद भी, सेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्पेस भी बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। सेल्फ ईगो थोड़ा उतना जरूरी नहीं है जितनी रिस्पेक्ट जरूरी है। और अगर आप इन सब के मास्टर बनना चाहते हो, आप इनकी एक्सपर्टीज सर की हेल्प लेके अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना चाहते हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी में कोई इश्यूज चल रहे हैं, आप अपने करियर गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ गोल को, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, कैसे वो करना है, तो इस पॉडकास्ट में नीरज सर ने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया। उसके अलावा हम इस 1 घंटे में आपको वो सब कुछ नहीं बता सकते, डिलीवर नहीं कर सकते जो सर आपको 1-on-1 सेशन में बताएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है, सबके सॉल्यूशन भी ऑब्वियस है सर अलग अलग है। तो कोई ऐसे लास्ट वर्ड हमारे पॉडकास्ट में जो आप लोगों से कहना चाहो डायरेक्टली? देखो, अभी आपने बहुत एक सुंदर बात बोली। आपने कहा कि खुश हम कितने हैं, मतलब आप कितना दूसरों को खुश कर पाते हैं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति खुद खुश नहीं है, वो चाह के भी सामने वाले को खुश नहीं रख सकता। तो सबसे पहले मुझे लगता है अपने आप में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, और वो बदलाव अगर हम ले आएँ, तो हमारे होने मात्र से लोग खुश होना महसूस, लोग पहले से ज़्यादा खुश हो जाएँगे। हमारे होने मात्र से लोगों के चेहरे पे स्माइल आएगी। हमारे होने मात्र से बदलाव होने शुरू हो जाएँगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ। सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप खुश हैं, एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है ना, वो दूसरों को पैसा दे देगा। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, वो चाह के भी दूसरों को पैसा नहीं दे पाएगा। सो इट इज़ वेरी मच नीडेड कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप अपने आस-पास के लोगों की मेंटल हेल्थ भी खराब करेंगे। सो आई थिंक टेकिंग केयर ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ इज़ वेरी एसेंशियल। और जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, वो अपने आस-पास भी सिर्फ खुशियाँ ही फैलाएगा, प्यार ही फैलाएगा, और इस संसार को पहले से बेहतर बनाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है, तो दे कैन टेक अ फ्री डिस्कवरी कॉल। अगर आपको कोई परेशानी है, आप एक फ्री डिस्कवरी कॉल लीजिए। आप जानिए कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और वहाँ तक अगर हेल्प करनी है, तो उसके लिए विल सेंड यू डिटेल्स। बिल्कुल। और अगर आपके और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीरज सर, हम आपको हर क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप नीरज सर से 1-to-1 अपना सेशन बुक करना चाहते हैं, कंसल्टिंग करना चाहते हैं, डिस्कवरी कॉल लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा होगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, एड्रेस, ईमेल, नंबर सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज अभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो इज दैट अ राइट टाइम। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि कल कॉल करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, नंबर सेव कर लिया, देख लेंगे, कर लेंगे। बात करो, आप बात करने का कोई चार्ज नहीं है। ऑब्वियस है सर के कुछ चार्जेस हैं आपको आपके सॉल्यूशन देने के लिए। वो अब अगर आपको आपकी प्रॉब्लम बड़ी, चार्ज बड़े लग रहे हैं और प्रॉब्लम छोटी लग रही है, तो शायद आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपको चार्ज कम लग रहे हैं, प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, तो सीरियस नोट पर मैं आपसे कहूंगा कि अभी बिल्कुल सही टाइम, इज दैट राइट टाइम कि आप कंसल्ट करें एक ऐसे एक्सपर्टीज इंसान से जिसने इन चीजों पर पढ़ाई करी है, रिसर्च करी है, और एक अनबायस्ड होकर आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट कि हमारी और नीरज सर की बात हर इंसान तक पहुंच सके। एंड प्लीज एक साइड में बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, वो जरूर कर देना। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है एंड हमें ये लगता है कि हाँ, हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आप ऐसी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए। जो लोग भी यहां तक वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। एंड नीरज सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम सबको दिया। थैंक यू एंड वेरी थैंक यू सो मच। It was my pleasure, and thank you so much for the lovely podcast, lovely interview. थैंक यू सर।